नमस्कार, क्वांटम मैकेनिक्स के इस कोर्स में आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है हमारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन या कृष्णिका विकिरण। ये टॉपिक अपने आप में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जो हमने फेल्योर्स ऑफ क्लासिकल फिजिक्स पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन हो जाए या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो या कॉम्पटन इफेक्ट हो, ये कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिनको हम क्लासिकली नहीं समझा पा रहे थे। तो आज ऐसे ही एक इवेंट को हम सीखते हैं और समझते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो आपको समझने हैं। तो देखिए, इस टॉपिक को करने से पहले हम सबसे पहले ये समझते हैं कि ब्लैक बॉडी खुद अपने आप में क्या होती है। व्हाट इज ब्लैक बॉडी या कृष्णिका? ब्लैक बॉडी ये क्या होती है? तो ब्लैक बॉडी को समझने के लिए हम सिर्फ इसको दो टर्मिनोलॉजी के आधार पर समझ सकते हैं। कोई भी बॉडी ब्लैक बॉडी तो उसमें दो फीचर्स होते हैं, मैं यहां लिख देता हूं। एक होता है परफेक्ट एब्जॉर्बर। परफेक्ट एब्जॉर्बर, परफेक्ट एब्जॉर्बर मतलब क्या हो जाएगा? एकदम अवशोषक है, बहुत अच्छा अवशोषक। एब्जॉर्बर का मतलब होता है अवशोषक। अभी ये क्या है मैं आपको बताता हूं, पहले आप एक बार इसको नोट कर लीजिए। और दूसरा इसमें गुण होता है परफेक्ट इमीटर। ठीक है, इमीटर का मतलब होता है उत्सर्जक। उत्सर्जक। तो अगर ये दो गुण है तो वो बॉडी क्या कहलाएगी? ब्लैक बॉडी। अदरवाइज वो एक नॉर्मल बॉडी की तरह है। सपोज कीजिए मेरे हाथ में पेन है, ये भी एक बॉडी या कोई सिस्टम ही है, ये भी ब्लैक बॉडी हो सकता है अगर उसमें इस प्रकार के गुण हो। तब इन गुणों का क्या मतलब है उसको हम देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं परफेक्ट एब्जॉर्बर की बात करूं तो एब्जॉर्बर का मतलब क्या होता है? देखो, जैसे इस कोई भी एक आपके पास ऑब्जेक्ट है, उस पर अगर आप कोई रेडिएशन डालते हो, रेडिएशन का मतलब यहां पर देखो एक शब्द बार बार काम आएगा, मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूं। रेडिएशन, रेडिएशन का हिंदी का मतलब हो गया विकिरण। रेडिएशन का सिंपल सा मतलब है कि जो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ते हो ना, गामा किरणों से लेकर के गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, इस प्रकार से जो पूरा एक क्रम चलता है रेडियो वेव्स तक, उनको हम कंबाइंडली क्या कहते हैं? रेडिएशन कहते हैं। और रेडिएशन में क्या होता है? जैसे लाइट है, प्रकाश, वो भी क्या है? एक रेडिएशन का ही पार्ट है। ठीक है ना। और एक चीज यहां पर आप और नोट कर लीजिए कि जो भी रेडिएशन है तो उसकी एनर्जी को हम इस तरह से लिखते हैं, ये चीज आगे काम आएगी, आप नोट कर लेना। E इज इक्वल टू एच न्यू। रेडिएशन की एनर्जी को हम कैसे लिखते हैं? E इज इक्वल टू एच न्यू, या ये तो न्यू हो गई आवृत्ति। ठीक है, इसको अगर तरंग दैर्ध्य के रूप में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्बडा। क्यों? क्योंकि आप एक फॉर्मूला जानते हो, न्यू लैम्बडा इज इक्वल टू सी होता है। तो ये भी आप ध्यान रखना, अभी आगे काम आने वाला है। तो रेडिएशन का मतलब समझ गए। तो कोई भी अगर एक बॉडी है उस पर अगर आप रेडिएशन डालते हो तो वो क्या करती है? उसको अवशोषित करती है सामान्य रूप से। ठीक है, लेकिन अगर ब्लैक बॉडी है तो वो क्या करेगी? वो क्या करेगी कि जैसे सपोज करो ये ब्लैक बॉडी है, तो इसके ऊपर जब आप रेडिएशन डालोगे तो ये हर एक तरंग दैर्ध्य के विकिरण को पूर्णतया अवशोषित कर लेती है। आप कोई सी भी डालिए, जैसे नॉर्मल बॉडी में तो हो सकता है कि जैसे आप गामा किरणों से लेकर के रेडियो वेव्स तक जा रहे हो तो सभी तरंगों की विकिरणों को वो अवशोषित करे, जरूरी नहीं नॉर्मल बॉडी। लेकिन अगर ब्लैक बॉडी है तो उसके ऊपर आप कुछ भी डालिए, किसी भी तरंग दैर्ध्य की विकिरण डालिए, वो उसको पूर्णतया अवशोषित कर लेती है। तो इस परफेक्ट एब्जॉर्बर को आप लाइन के रूप में अगर लिखना चाहो तो इसको आप यहाँ देखो ऐसे लिख सकते हो। जो परफेक्ट एब्जॉर्बर है ना, इसको मैं यहाँ बताता हूँ आपको। देखो क्या लिखोगे, इस पर आप लिखोगे कृष्णिका यानी ब्लैक बॉडी अपने ऊपर आपतित सभी प्रकार की तरंग दैर्ध्यों को यानी वेवलेंस को पूर्णतया अवशोषित कर लेती है। ये इसका मतलब हो गया परफेक्ट एब्जॉर्बर का। ठीक है, उसी प्रकार से परफेक्ट इमीटर का मतलब हम समझते हैं। ये थोड़ा आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, मैं इसको एक बार थोड़ा सा रफ करके आपको बताता हूँ, ये आप नोट कर लेना। अब इमीटर का मतलब समझते हैं। देखो इमीटर का क्या मतलब है। इस इमीटर का मतलब समझने के लिए आपको एक चीज करनी पड़ेगी। क्लासिकल फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है? जैसे मान लीजिए कोई भी निकाय है, कोई भी सिस्टम है, वो क्या करता है? वो किसी न किसी टेम्परेचर पर होगा। जैसे इस रूम में मैं खड़ा हूं, मैं एक सिस्टम हूं, मैं किसी टेम्परेचर टी पर हूं। ये मेरे हाथ में पेन है, ये भी किसी टेम्परेचर टी पर है। और भी कोई भी ऑब्जेक्ट जो किसी टेम्परेचर टी पर हो, कोई भी टेम्परेचर हो सकता है टी, तो वो क्या करता है? उस तापमान के संगत
विकिरण उत्सर्जित करता है, ठीक है ना। उस तापमान के संगत जो अलग अलग तरंग दैर्ध्य होती है उनकी विकिरणों को क्या करता है, उत्सर्जित करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप यहां लिखिए एक लाइन, चिरसम्मत भौतिकी के अनुसार किसी ताप T पर स्थित कोई निकाय, निकाय यानी सिस्टम या ऑब्जेक्ट, कोई निकाय उस ताप के संगत भिन्न भिन्न तरंग दैर्ध्य की विकिरणें उत्सर्जित करता है, ठीक है। भिन्न भिन्न विकिरणें उत्सर्जित करता है, ये बेसिक प्रिंसिपल है। तो इमीटर को हम कैसे समझेंगे, आप ध्यान से सुनिएगा। सपोज कीजिए आपके पास कोई एक नॉर्मल बॉडी, में इसको इंग्लिश शॉर्ट में लिख रहा हूं, नॉर्मल बॉडी, ये किसी टेम्परेचर T पर है। तो ये क्या करेगी, इस ताप के संगत भिन्न भिन्न तरंग दैर्ध्य की विकिरणें क्या करती है, उत्सर्जित करती है। जैसे मान लो इससे कोई एक λ1 तरंग दैर्ध्य की विकिरण उत्सर्जित हो गई, λ2 की हो गई, λ3 की हो गई, डिफरेंट टाइप की आपकी विकिरणें क्या होगी, उत्सर्जित होगी इस तापमान के संगत। और आपको पता है हर लैम्बडा की कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी को आप कैसे लिखते हो, Sc/λ। तो इस λ1 के संगत आपको एक ऊर्जा मिलेगी, उसको मैं कैसे लिखूंगा, ऐसे लिखता हूं E-λ1, जिसका मान होगा Hc/λ1। उसी प्रकार से λ2 के संगत ऊर्जा क्या होगी, E-λ2। उसी प्रकार से λ3 के संगत ऊर्जा क्या होगी, E-λ3। ये इस प्रकार सिचुएशन आपको मिलेगी इस प्रिंसिपल के आधार पर। तो यदि आप किसी नॉर्मल बॉडी के लिए जो टेम्परेचर T पर है उसके लिए आप एक ग्राफ बनाते हो, किसके बीच में, यहां देखना आप, वो ग्राफ हम बना रहे हैं लैम्बडा, यानी इससे जो भिन्न भिन्न तरंग दैर्ध्य की विकिरण उत्सर्जित हो रही है लैम्बडा, और हर लैम्बडा की कॉरस्पॉन्डिंग जो आपको एनर्जी मिल रही है, जिसको मैं लिखूंगा क्या, E-λ। तो E-λ और लैम्बडा के बीच में जो आप ग्राफ बनाते हो, उस ग्राफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, उस ग्राफ को हम कहते हैं स्पेक्ट्रमी ऊर्जा वितरण वक्र, स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो किसी नॉर्मल बॉडी के लिए ग्राफ जो होता है वो आपको कुछ इस प्रकार का प्राप्त होता है, ये एक्सपेरिमेंटली प्राप्त होता है। तो ये तो बात की हमने नॉर्मल बॉडी की, और यहां पर हमें इमिशन दिख रहा है, देखो इमिट हो रही है चीजें। और मान लो यहीं पर सपोज करो आपके पास कोई ब्लैक बॉडी हो, यहां पर देखो आप, कोई ब्लैक बॉडी हो, क्या हो, कोई ब्लैक बॉडी, जिसको मैं शॉर्ट में BB लिख रहा हूं, और किसी टेम्परेचर T पर हो, तो इसके लिए भी सिचुएशन क्या होगी, सेम वही होगी। यहां पर λ1 होगा, यहां पर λ2 होगा, यहां पर λ3 होगा। टेम्परेचर देखो मैंने सेम रखा है, इसके लिए भी वही T, इसके लिए भी वही T। तो यहां पर भी λ1, λ2, λ3, इसके कॉरस्पॉन्डिंग में एनर्जी क्या होगी आपकी, E-λ1, E-λ2 और E-λ3। लेकिन अगर वो ब्लैक बॉडी है और ये नॉर्मल बॉडी है, तो अंतर क्या आएगा, ये जो E-λ1 है वो कुछ चेंज होगा, वो उसको मैं चेंज के लिए डैश लगा देता हूं। ब्लैक बॉडी के लिए मैंने क्या लिख दिया, E-λ1 डैश, E-λ2 डैश और E-λ3 डैश। और ये डैश का मतलब हो गया कि ब्लैक बॉडी के लिए जो ऊर्जा विकिरित हो रही है, जो उत्सर्जित हो रही है, उसका मान क्या कुछ अलग है, और अलग भी क्या है, नॉर्मल बॉडी की तुलना में ज्यादा है। तो अगर इस ग्राफ को मुझे कंप्लीट करना हो तो मैं इसको ऐसे बनाऊंगा। तो ये जो ऊपर वाला ग्राफ दिख रहा है आपको, वो तो दिख रहा है किसके लिए, ब्लैक बॉडी के लिए, और जो नीचे वाला ग्राफ है वो किसके लिए दिख रहा है, नॉर्मल बॉडी के लिए। तो ये जो दो पॉइंट थे, परफेक्ट एब्जॉर्बर वो मैं आपको बता चुका हूं, परफेक्ट इमिटर का मतलब हो गया कि ब्लैक बॉडी के जो इमिशंस होते हैं, जो उत्सर्जन होते हैं, वो नॉर्मल बॉडी की तुलना में क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। तो ये लाइन भी आप साइड में लिख लीजिएगा। ये मैंने पूरा इमिशन की प्रोसेस बताई आपको, कैसे कैसे हो रहा है, क्लासिकल फिजिक्स का सिद्धांत काम में लेकर के, और क्या हो रहा है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो एक लाइन लिख लीजिए आप, ब्लैक बॉडी के इमिशन या उत्सर्जन नॉर्मल बॉडी की तुलना में ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो अभी हमारा काम सिर्फ इतना सा हुआ, हमने ब्लैक बॉडी को समझा है। अभी हम हमारे टॉपिक पर आएंगे, वो क्या है। चूंकि मैंने आपको पहले ही कह दिया एकदम बेसिक से चल रहे हैं, तो हर चीज आपकी एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। तो आप ब्लैक बॉडी समझ गए, एब्जॉर्प्शन का मतलब समझ गए, इमिशन का मतलब समझ गए। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। चलो, तो अब देखो, बात है आपके सन 1899 की, 1899 की। उस समय दो साइंटिस्ट थे, ल्यूमर और प्रिक्शिम। कौन से थे, ल्यूमर और प्रिक्शिम।
उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और एक ग्राफ प्राप्त किया। उस ग्राफ को ही हम क्या कहते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व कहते हैं। उसी को हमें समझना है। तो मैं यहाँ एक एक चीज नोट कर देता हूं। आप देखिए, मैंने कहा कि बात है 1899 की और दो साइंटिस्ट हैं आपके पास, ल्यूमर एंड प्रिग्शिन। इन्होंने किया क्या, देखो इन्होंने क्या किया कि एक ब्लैक बॉडी ली और डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पर उसके लिए क्या प्राप्त किया, इस प्रकार का जो वितरण वक्र था वो प्राप्त किया। उस वितरण वक्र को हम क्या कहते हैं, कृष्णिका विकिरण वक्र कहते हैं। तो इसमें आप एक लाइन लिख लीजिए, देखो इसमें आप ऐसे लिख लीजिए, 1899 में ल्यूमर और प्रिग्शिन ने क्या किया, मैं लिख देता हूं, अलग अलग तापों पर किसी कृष्णिका के लिए स्पेक्ट्रमी ऊर्जा वितरण वक्र प्राप्त किया, जिसे कृष्णिका विकिरण वक्र कहते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब करेंगे क्या वो आप देखिए एक बार, बिल्कुल मैं डायग्राम से बताता हूं। सपोज करो आपके पास एक ब्लैक बॉडी है, वो किसी तापमान T1 पर है। वही ब्लैक बॉडी है, वो किसी तापमान T2 पर है। वही ब्लैक बॉडी है जो किसी तापमान T3 पर है। आपको सिद्धांत याद है कि कोई भी बॉडी हो किसी टेम्परेचर T पर है तो उसके करस्पॉन्डिंग वो क्या करती है, अलग अलग तरंग दैर्ध्य की विकिरणों को क्या करती है, उत्सर्जित करती है। तो यहां पर क्या होगा, देखो इस प्रकार से कोई λ1 होगा, कोई λ2 होगा, कोई λ3 होगा, उसके करस्पॉन्डिंग आपको E λ1, E λ2, E λ3 मिल जाएगा। उसी प्रकार से अब देखो डिफरेंट टेम्परेचर है तो डिफरेंट तरंग दैर्ध्य उत्सर्जित होगी। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैंने λ1 डैश लिख दिया, इसको मैंने λ2 डैश लिख दिया, इसको मैंने λ3 डैश लिख दिया। तो इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी क्या हो जाएगी, E λ1 डैश, E λ2 डैश, E λ3 डैश। उसी प्रकार से कोई डिफरेंट टेम्परेचर पर है तो यहां पर मैं इसको अलग क्या कर दूंगा, λ1 डबल डैश कर देता हूं, सिर्फ दर्शाने के लिए, λ2 डबल डैश, λ3 डबल डैश। इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी E λ1 डबल डैश, E λ2 डबल डैश और E λ3 डबल डैश। तो इस प्रकार से सिचुएशन आपको मिलेगी। तो ल्यूमर प्रिग्शिन क्या करेंगे, एक ब्लैक बॉडी के लिए डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पर लैम्बडा और ई लैम्बडा के बीच एक ग्राफ प्राप्त करेंगे। और वही टॉपिक आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। आपसे क्या पूछा जाता है, कृष्णिका विकिरण वक्र से आप क्या समझते हैं। तो आपको वक्र बनाना पड़ेगा जो एक्सपेरिमेंटली प्राप्त हुआ था, और उस वक्र की कुछ विशेषताएं हैं जो उसके सैलिएंट फीचर्स हैं वो आपको नोट करने पड़ेंगे। तो वही हमारा टॉपिक है। तो मैंने आपको बता दिया क्या सिचुएशन है, ल्यूमर प्रिग्शिन ने किया क्या, कैसे कैसे किया, और अब इसको क्या मिलेगा वो हम नोट कर लेते हैं। उस डायग्राम को आप बहुत अच्छे से बनाना, ठीक है, ये चीजें आप नोट कर लीजिएगा। उस डायग्राम को मैं बना देता हूं, थोड़ा बड़ा डायग्राम है, अच्छे से बनाते हैं उसको और समझते हैं। ये पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो अब देखो डायग्राम कैसा आएगा, ये इस तरह से आएगा। एक मिनट को आप, ये इस तरह से ल्यूमर प्रिग्शिन ने क्या किया, इधर तो लैम्बडा लिया, इधर ई लैम्बडा लिया, ठीक है। तो डायग्राम कैसा मिला, डायग्राम कुछ उनको इस तरह का मिला। ये सब एक्सपेरिमेंटली मिला है, ठीक है ना, कुछ इस तरह का। ये मिल गया आपको T1 पर, ये मिला T2 पर और ये मिला T3 पर, ठीक है। और सिचुएशन कैसी है, जो T3 है उसका मान T2 से ज्यादा है और T2 का मान T1 से ज्यादा है। तो ये कम तापमान पर, ये उससे अधिक तापमान पर और ये उससे अधिक तापमान पर। तो ये इस प्रकार का ग्राफ मिला, और ये ग्राफ एक्सपेरिमेंटली मिला है। इसका मतलब इसको आप चैलेंज मत कीजिए, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और जो उनको रिजल्ट्स मिले उनको जब ग्राफ पर प्लॉट किया तो इस तरह का ग्राफ मिला। और ये ग्राफ ही आपका क्या कहलाता है, इसके नीचे आप लिख लीजिए, ये कहलाता है आपका कृष्णिका विकिरण वक्र या ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व।
तो ये ग्राफ आपको बनाना, अगर आपसे पूछे कृष्णिका विकिरण वक्र क्या है तो ये ग्राफ आपको इस तरह से बनाना है। पहले तो वो लाइन लिखनी है, ल्यूमर प्रिक्सिम ने क्या किया, फिर आपको ये ग्राफ बनाना है। वो 3 जो भी बनाए थे बॉक्स बना करके, वो आपको बनाने की आवश्यकता नहीं, वो तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया है। आपको ये ग्राफ बनाना है। फिर अगला क्या लिखना है, ये जो ग्राफ है इस ग्राफ की आपको कुछ सामान्य विशेषताएं लिखनी। क्या लिखनी है, सामान्य विशेषताएं। क्या क्या आपको इस ग्राफ से समझ में आ रहा है, तो आगे आप लिख लीजिए। इसमें मैं शॉर्ट में लिखता हूं, देखो ब्लैक बॉडी रेडिएशन वक्र की सामान्य विशेषताएं, सैलिएंट फीचर्स ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व। ठीक है, तो क्या क्या दिख रहा है उसको आप नोट कर लीजिए पॉइंट वाइज। नंबर 1 लिखिए आप, नंबर 1 क्या लिखोगे आप, इसमें आपको क्या दिख रहा है, जो दिख रहा है वही लिखना है। मैं पूरा लिख देता हूं समझा के आपको। देखो पहली बात तो क्या है, ये वक्र आपको एकदम सतत यानी कंटिन्यूअस प्राप्त हो रहा है। कंटिन्यूअस का क्या मतलब हो गया, ये बीच में कहीं से ब्रेक नहीं हो रहा है। उसका क्या मतलब है, उसका मतलब ये है आप कोई सा भी टेम्परेचर ले लीजिए, ब्लैक बॉडी लीजिए, कोई सा भी टेम्परेचर लीजिए, हर टेम्परेचर पर आपको क्या मिलेगा, इस प्रकार का ग्राफ मिलेगा। और हर तरंग दैर्ध्य की विकिरण भी आपको उत्सर्जित होती हुई मिलेगी। ऐसा नहीं है कि मान लो सपोज करो यहाँ 0 से लेकर के सपोज करो 100 एंगस्ट्रॉम है एक एग्जांपल के रूप में, तो आपको 0, 0.1, 0.2, 0.2 हर किसी भी तरंग दैर्ध्य को आप ऑप्ट कर लीजिए, उसके संगत आपको विकिरणें मिलेगी। बीच में से ये कहीं ब्रेक नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है। तो पहला पॉइंट क्या लिखोगे, यह वक्र सतत प्राप्त होता है, सतत प्राप्त होता है। इसका क्या मतलब हो गया, आप लिखिए अर्थात प्रत्येक तापमान के संगत प्रत्येक तरंग दैर्ध्य की विकिरणें प्राप्त होती है। ये इस पहले पॉइंट का सिंपल सा मतलब हो गया। ठीक है, ये दिखा वो लिख दिया। दूसरा क्या मिल रहा है आपको, दूसरा ये मिल रहा है कि जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है वैसे वैसे उत्सर्जन की मात्रा बढ़ रही है। तो दूसरे पॉइंट में आप ये लिख लीजिए, आप लिखिए नंबर 2, ऐसे लिखिए तापमान के बढ़ने के साथ साथ उत्सर्जित विकिरणों की मात्रा भी बढ़ती है। आप देख लीजिए, ये छोटा है, ये थोड़ा और बड़ा है, ये थोड़ा और बड़ा है, तो उत्सर्जित विकिरणों की मात्रा क्या होगी, बढ़ गई। बिल्कुल इंपॉर्टेंट। तीसरी एक चीज आप और नोट कीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखो जैसे मैंने इसको लिया तो क्या हो रहा है, किसी टेम्परेचर T1 पर जैसे जैसे लैम्बडा बढ़ेगा वैसे वैसे ई लैम्बडा का मान बढ़ रहा है, देखो। फिर एक पर्टिकुलर लैम्बडा जो ये वाला है, इसके संगत जो ऊर्जा है वो क्या है, अधिकतम है। तो अगर सपोज करो इसको मैं लैम्बडा m कहता हूं, लैम्बडा m1, तो यहां पर जो मुझे ऊर्जा मिलेगी वो क्या मिलेगी, ई लैम्बडा m1 मिलेगी कि नहीं मिलेगी मुझे बताओ, ई लैम्बडा m1। ठीक है, उसी प्रकार से अगर मैं इसको देखता हूं, आप एक बार देखिए, ये लैम्बडा m2 है, तो इसके संगत ऊर्जा क्या होगी, यहां लिखिए आप ई लैम्बडा m2। ठीक है, या इसको ऐसा नहीं, सॉरी, ई लैम्बडा 1m, थोड़ा नोटेशन सही कर लेते हैं, और यहां पर ई लैम्बडा 2m। उसी प्रकार से ये जो ऊर्जा है यहां पर, ये देखो आप, ये वाली, इसको मैं लैम्बडा m3 कह देता हूं, और यहां पर ये हो जाएगा ई लैम्बडा m3। ठीक है, ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप ध्यान से देखिए। यहां पर क्या है, एक चीज समझ में आ रही है कि कोई भी टेम्परेचर लीजिए आप, चाहे T1 लो, चाहे T2 लो, चाहे T3 लो, सिचुएशन क्या मिल रही है आपको, सिचुएशन ये मिल रही है कि जैसे जैसे लैम्बडा बढ़ रहा है वैसे वैसे ई लैम्बडा का मान बढ़ रहा है, लेकिन लैम्बडा के एक पर्टिकुलर मान पर ई लैम्बडा क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया, अधिकतम हो गया। ठीक है, उसके बाद आप लैम्बडा बढ़ाओगे या लैम्बडा बढ़ेगा तो ई लैम्बडा का मान क्या होगा, कम होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जो थ्रू आउट हर टेम्परेचर पर लागू हो रहा है। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। क्या लिखोगे आप, लिख लीजिए
प्रारंभ में लैम्ब्डा के बढ़ने पर, आप शॉर्ट में तरंग दैर्ध्य लिखो या लैम्ब्डा लिखो, एक ही बात है, लैम्ब्डा के बढ़ने पर ई लैम्ब्डा का मान बढ़ता है और लैम्ब्डा के एक निश्चित मान पर ई लैम्ब्डा अधिकतम प्राप्त होता है। इसके पश्चात लैम्ब्डा के बढ़ने पर ई लैम्ब्डा का मान घटता जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट फीचर्स है जो आपको ध्यान रखना है। तो ये तीन फीचर्स इंपॉर्टेंट हो गए। अब एक चौथा फीचर्स है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मैं इसको यहां पर पूरा रफ करके लिखता हूं, एक बार थोड़ा स्पेस मिल जाएगा मुझे। बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या कह रहा है, नंबर 4। अब देखो इस डायग्राम को आप देखो एक बार, ये देखो लैम्ब्डा m1 क्या है, टेम्परेचर T1 के लिए वह तरंग दैर्ध्य है जिस पर ई लैम्ब्डा क्या है, अधिकतम है। लैम्ब्डा m2 क्या है, ताप T2 के लिए वह तरंग दैर्ध्य है जिस पर आपको ई लैम्ब्डा अधिकतम मिल रहा है। उसी प्रकार से लैम्ब्डा m3 क्या है, ताप T3 के लिए वह तरंग दैर्ध्य जिस पर आपको ई लैम्ब्डा अधिकतम मिल रहा है। यहां पर आप एक चीज ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये चीज देखो कि जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है, जैसे T1 से बढ़ा T2, T2 से बढ़ा T3, तब आपको एक क्या चीज दिख रही है कि जहां पर आपको अधिकतम उत्सर्जन मिल रहा है, जिस तरंग दैर्ध्य पर अधिकतम उत्सर्जन मिल रहा है, वह तापमान के बढ़ने के साथ साथ न्यून तरंग दैर्ध्य की ओर विस्थापित हो रहा है। न्यून तरंग दैर्ध्य का मतलब क्या हो गया मुझे आप एक चीज बताइए। मैं यहां पर एक लाइन लिख सकता हूं, देखो लैम्ब्डा m3 इज लेस देन लैम्ब्डा m2 इज लेस देन लैम्ब्डा m1। आप देखो लैम्ब्डा m3 का मान है इससे छोटा ही है क्योंकि ये तो इधर है। उसी प्रकार से लैम्ब्डा m2 है वो भी लैम्ब्डा m1 से कम है। तो तापमान बढ़ेगा तो वह तरंग दैर्ध्य जिस पर अधिकतम ऊर्जा प्राप्त होती है, याद रखना ये लैम्ब्डा m क्या है, लैम्ब्डा m3 m2 m1 क्या है, तरंग दैर्ध्य का वह मान है जिस पर ऊर्जा क्या है, अधिकतम है। तो वो जो मान है तरंग दैर्ध्य का वो क्या होता है, न्यून तरंग दैर्ध्य की ओर शिफ्ट होता है। तो इससे एक निष्कर्ष निकलता है, इसको पहले देखिए एक बार। जो लैम्ब्डा m है, लैम्ब्डा m क्या है, वह तरंग दैर्ध्य जिस पर अधिकतम उत्सर्जन हो रहा है, वो ताप के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये दिख रहा है आपको, देखो T3 बड़ा है तो लैम्ब्डा m3 सबसे छोटा है, तो व्युत्क्रमानुपाती संबंध हुआ कि नहीं हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट फीचर है जिसको आपको नोट करना है, तो आप इसमें लिख लीजिए। आप ये लिखिए, इसमें एक लाइन आप लिखिए, आप ये लिखिए, तापमान बढ़ने के साथ साथ अधिकतम ऊर्जा, जिसको आप किससे डिनोट करते हो, ई लैम्ब्डा m, वो अब 1 और 2 हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अधिकतम ऊर्जा न्यून तरंग दैर्ध्य की ओर शिफ्ट यानी विस्थापित, एक तरह शिफ्ट, न्यून तरंग दैर्ध्य की ओर शिफ्ट होती है। ठीक है, तो देख लीजिए आप, जैसे T1 है तो आपको ई लैम्ब्डा 1 यहां मिल रहा है, ठीक है ना, ई लैम्ब्डा अधिकतम कहां मिल रहा है, यहां मिल रहा है। T2 पर जाओगे तो अधिकतम ऊर्जा कहां मिल रही है आपको, यहां मिल रही है, तो न्यून तरंग दैर्ध्य हो गई। जो शिफ्टिंग में अधिकतम ऊर्जा की वो क्या हो गई, न्यून तरंग दैर्ध्य की ओर शिफ्ट हो गई। इसको आप कंबाइंडली इस रिजल्ट को आप क्या लिख सकते हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, लैम्ब्डा m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब समानुपाती चिन्ह हटेगा तो इसको मैं ऐसे लिखता हूं, ये T अगर इधर आ जाएगा तो लैम्ब्डा m T इज इक्वल टू B। ये इंपॉर्टेंट है, ये B आपका कहलाता है वीन नियतांक। क्या कहलाता है, वीन नियतांक। और ये कहलाता है वीन का विस्थापन नियम। नोट कर लीजिए आप इसको, वीन का विस्थापन नियम। वो सिंपल सा क्या है, लैम्ब्डा m T इज इक्वल टू B। तो ये कुछ फीचर्स थे जो आपको इस कर्व के मिले। तो आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना है,
काम का ये सिर्फ कर्व है और ये 4 पॉइंट है। बाकी जो मैंने सारी चीजें आपको बताई वो सिर्फ आपके समझ को विकसित करने के लिए थी। आप जब लेक्चर को सुने तो बिल्कुल एक एक चीज को ध्यान से सुने, नोट करें, समझे, चिंतन मनन करें और फिर यहाँ तक पहुंचे। अब देखो ये कर्व जो मिला है वो एक्सपेरिमेंटली मिला है। अब आपका काम क्या है कि जो फिजिक्स आपके पास मौजूद है, उस समय की बात करें 1899 की, उसकी सहायता से आप इस कर्व को समझाइए। तो उस समय क्या हुआ, 2 साइंटिस्ट आएंगे। कौन कौन से आएंगे? 2 साइंटिस्ट आएंगे। एक तो आएंगे वीन और एक आएंगे आपके रेले एंड जीन्स। ये 2 साइंटिस्ट आएंगे, वो दोनों इस कर्व को समझाने का प्रयास करेंगे और वो क्या करेंगे, जो क्लासिकल फिजिक्स है आपकी उसके सिद्धांतों का प्रयोग करेंगे। तो हम यहां पर देखेंगे कि ये जब इसको समझाने का प्रयास करेंगे तो वो इसको नहीं समझा पाएंगे। वही तो फेल्योर्स है, ठीक है ना, नहीं समझा पाएंगे। तब मैक्स प्लांक आगे आएंगे, वो अपना क्वांटम सिद्धांत लेकर के आएंगे 1900 में, और वो फिर इस कर्व को क्या कर देंगे, अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व क्या होता है और उसके सैलिएंट फीचर्स क्या है उसको हमने डिटेल में अच्छे से देखा, और किस प्रकार से वीन और रेले जीन्स को नहीं समझा पाए और प्लांक समझा देंगे, वो चर्चाएं हम आगे करेंगे। तो ये लेक्चर आज यहीं पर समाप्त होता है। आप इसको ध्यान से सुनिए और समझिए। थैंक यू।